दोस्तों, हमारा वक्त हमारी घड़ी ने सुबह के 11:30 बजा दिए हैं और इस वक्त तालिबन हिंदुस्तान की घड़ियों ने रात के 9 बजाए हैं और हम लाइव हो गए। तो लीज साहब, वी आर लाइव। एक रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्रालूद भीगी भीगी सुबह है। 2-3 दिन से बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है और 10 डिग्री की मीठी मीठी खुनकी कुरमुजी लाल पीले हरे पत्ते शाखों से जुदा हो रहे हैं। मौसम खिजां का है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल, खुश ख्याल और खुश लिबास माहिर नफ्सियात से हुआ चाहती है, जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। मोहतरमा डॉक्टर आसिया कबीर साहिबा न्यूयॉर्क में मुकीम हैं और यहीं प्रैक्टिस भी करती हैं। आप अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन न्यूयॉर्क की सेक्रेटरी और साथ ही फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ अलुमनाई यूएसए की भी सेक्रेटरी हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट और छोटी सी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियां। तो आइए मोहतरमा का इस्तकबाल इस खूबसूरत शेर से करते हैं कि हमको इस शहर में तामीर का सौदा है जहां लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 159th एपिसोड। डॉक्टर आसिया कबीर साहिबा, आदाब। मिजाजी गरामी। आदाब दानिश भाई, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। ये मौका बहुत दिन पहले आया चाहता था, मगर साहब एक सेकंड मुझे दें आप। मैं जरा सा ये फेसबुक लाइव भी कर दिया है हमने और दोस्तों ने आना शुरू भी कर दिया है। अच्छा जनाब, तो इससे पहले कि हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू दराज हो, सिलसिला आगे बढ़े, आइए आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। तो ये जनाब खुशामदीद दोस्तों। ये मेंटल हेल्थ का महीना अक्टूबर चल रहा है और हमारे तीसरा एपिसोड है आज, और इस महीने का आखिरी जो कड़ी है, चौथी, वो नेक्स्ट वीक होगी। तो आज हम बड़ी कारामद बातें डॉक्टर आसिया साहिबा से करेंगे। और जनाब, ये जबरदस्त हिस्टोरिकल तस्वीर, ये बच्चा कौन है भाई, बताइए। जी, ये सॉरी। जी मैं जी। थी वहाँ अपने अम्मी और बाबा के साथ। अम्मी और बाबा के साथ, माशाल्लाह, वंडरफुल। तो ये कहाँ की तस्वीर है? मुझे लगता है ये जरूर पटना की तस्वीर होगी, किसी स्टूडियो में जाके खिंचवाई होगी। स्टूडियो में उस जमाने में जाते थे जी। और ये बड़ी जबरदस्त ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें होती थी। जी हाँ। ओहो, बताइए साहब, हजरत कौन है? जी, ये मेरे दादा बहुजूर हैं, मरहूम प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी। और बहुत बड़ी शख्सियत। जी हाँ, जी जी। जी, ओहो, सो मैं इनके क्या बारे में बताऊं। मजे की बातें हम लोग करेंगे। जी और वेरी रिनाउंड हिस्टोरियन, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। जी और ये उनकी तस्वीरें, फखरुद्दीन अली अहमद जी अवार्ड, बहुत सारी चीजें, वंडरफुल। बड़ी नायाब तस्वीरें हैं साहब, ये बहुत अच्छी बात। जी। और ये मेरे अम्मी और बाबा हैं। वाह, उस जमाने का ये ग्लिटरिंग स्ट्रेच लॉन सूट आया करता था। बड़ा, बहुत अच्छे साहब। ओहो, बहुत सारे बच्चे, इसमें आप कहाँ हैं?
मैं जो मेरी कजन है ग्रीन सूट में, उनके जस्ट बगल में मैं बैठी हूँ। ओके। जी, सेकेंड रो फ्रॉम बॉटम। जी जी जी, वाइट एंड रेड जी। वाह वाह वाह। माशाल्लाह, ये सारे फैमिली के बच्चे, यानी फैमिली की तस्वीर है सब, जी जी जी। या मोहल्ले वालों को बुला लिया आपने? नहीं, मोहल्ले वाले कोई नहीं है, इनफैक्ट हमारी कंप्लीट फैमिली भी नहीं है ये। अच्छा, ओ माशाल्लाह। वाह। और ये मेरे भाई बहन और उनके स्पाउसेस, उनके बच्चे, और मैं और मेरे मियाँ। अच्छा बिल्कुल साइड में मेरी अम्मी है। अच्छा, वाह। और ये बच्चा गोद में? जी जी जी। वाह। बेटी साहिबा? ये मेरी बेटी है जी। क्या नाम है इनका? मुनीजा। मुनीजा, वंडरफुल नेम। अब तो कॉलेज में है। ये बहुत कॉलेज में पुरानी बड़ी, तस्वीर है जी। माशाल्लाह। तो मुनीजा जो है माशाल्लाह, अम्मा अब्बा दोनों की प्यारी। जी बिल्कुल। वाह, अच्छी तस्वीर है, वंडरफुल। ये जनाब आपके दूल्हा साहब? जी जी, हमारी बेटी है सामने जी। अच्छा, गुड गुड फोटो, क्या बात ये है। मेरी बहुत ही प्यारी फोटो है, क्योंकि ये मुझे एहसास दिलाती है कि 2000 और 2017 में मैं सेम बेंच पे बैठी थी। अच्छा, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि क्या चेंजेस आए मेरे में। वाह। आज महल में या आप में, किसमें चेंजेस मेरे आए? मेरे अच्छा, आप में चेंजेस आए। ओह, लंदन, ये कहाँ है ये? ये लंदन की है, एक या लंदन टावर ब्रिज होता है लंदन पुराना, ब्रिज है। उसके सामने जी। न्यूयॉर्क सिटी? ये हमारे शहर की है, न्यूयॉर्क सिटी की जी। अच्छा जनाब, टाइम स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर जी बिल्कुल। अच्छा साहब, ये तस्वीर तो बहुत अच्छी है, ये बॉम्बे फिल्म वालों की अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं, मगर जी वो जो स्नो होती है वो रियल नहीं होती है। जी। और बड़े आराम से वो साड़ी पहन के उसमें गाना गाते रहते हैं स्नो में। ये सही। आप रियल स्नो में कैसे ये कर रही हैं? ये इसकी कहानी ये है दानिश भाई, एक छोटी कहानी ये है कि फोटो खिंचवानी थी। बड़ी कहानी ये है कि मैं जिंदगी के हर छोटे छोटे लम्हों को एंजॉय करना चाहती हूँ। गुड गुड। तो बस ये आधे घंटे में एक हमने फोटो शूट किया। फोटोग्राफर हमारी बेटी थी, और बड़ा मजा आया और कुछ मेमोरीज बन गई। मगर जुल्म है साहब, सर्दी में इतनी जी जी हाँ, वंडरफुल वंडरफुल। जी। ब्रुकलिन ब्रिज, ये कौन सा है ये? जी बिल्कुल, हमारा शहर और ब्रुकलिन ब्रिज, बड़ा ब्रुकलिन, खूबसूरत ब्रिज है। बड़ा खूबसूरत जी। बहुत जी। वाह, आईफिल टावर। जी जी, ये हमारी बेटी है। अच्छे मैनेजर, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। ये एक ऐसे ही फोटोग्राफ है, छोटी सी, लेकिन बाद में हम इस बारे में बातें करेंगे। कोविड हो गया था मुझे, काफी ओहो, अर्ली कोविड के दिनों में। जब मैं वो सरवाइव कर गई तो मैंने सोचा कि कुछ पिक्चर क्रिएट की जाए। तो वंडरफुल। उन दिनों यानी की पेंटिंग करती हैं आप? जी करती हूँ थोड़ी बहुत। ओके, गुड गुड गुड। ये गार्डनिंग भी करती हैं आप? थोड़ी बहुत जी। तो ये फूल है हमारे आंगन का। अच्छा है। ये अलीगढ़ प्रोग्राम, अलीगढ़ का ये प्रोग्राम हुआ था जी। ये लेटेस्ट जो हुआ है वो है ये? तो इस बार एक फेडरेशन का प्रोग्राम हुआ, दैट इज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। और एक हमारा स्टेट का प्रोग्राम हुआ। तो ये हमारा फेडरेशन का प्रोग्राम है फेडरेशन वाला? जी। ओके। काफी स्टेट से लोग आए, और आप इसमें देख रहे हैं कि डॉक्टर निजामी वो ऑक्सफोर्ड से आए थे। हम्म। हमारे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस्लामिक सेंटर कायम किया है। इज द फाउंडर डायरेक्टर ओ वाह, जी। वाह। बिल्डिंग ब्रिजेस, ये भी मेरे ख्याल में उसी प्रोग्राम की तस्वीर है। जी, फेडरेशन की। जैसे ये डे मैगजीन, क्या जी बात है। जी। ये हमारी डॉक्टर साहिबा आ गई ऑफिस में। आपने कुछ तस्वीरें मांगी थी प्रोफेशनल, तो मैं ये कहना चाहूंगी एज अ साइकाइट्रिस्ट मेरे पास कोई वाइट कोट पिक्चर्स और स्टेथोस्कोप पिक्चर्स नहीं है। बस ये सिंपल सी पिक्चर्स होती हैं। हमारा एक ऑफिस होता है और एक कुर्सी होती है। वाह वाह, बहुत अच्छा।
सब आपकी परमिशन से ये तस्वीर हमने लगाई है। ये हमारे दोस्त ज़ियाउल-सलाम साहब, जो कि हिंदू पर्चा जो है साउथ इंडिया का, हिंदू के एसोसिएट एडिटर हैं ज़ियाउल-सलाम साहब, और बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे। उनकी ये किताब एक आ रही है, बीइंग मुस्लिम इन हिंदू इंडिया, अ क्रिटिकल व्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये किताब हासिल करें, और मेरे ख्याल में नवंबर में रिलीज हो रही है ये, तो प्री रिलीज बुकिंग इसकी चल रही है। तो हमने सोचा कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग इस किताब को भी थोड़ी सी इसके ऊपर बात करें। और जिया भाई के लिए आपकी परमिशन से एक 4 लाइन की छोटी सी नज्म, उनकी नजर जिसका उन्वान है परिवर्तन। कि सुना था खामोशी हर बला को टालती है, इसलिए चुप था। सुना था खामोशी हर बला को टालती है, इसलिए चुप था। मुझे चुप साध लेने दो मगर सुन लो, मुझे चुप साध लेने दो मगर सुन लो, कि मौसम अब बदलना चाहता है। तो जिया भाई जब ज्वाइन करेंगे, ये बाद में देखेंगे, ये उनकी नज़र। ये बहुत ही अच्छी किताब है। विल ट्राई टू गेट इन, यहाँ के दोस्तों के लिए भी इसको हासिल किया जाएगा। बीइंग मुस्लिम इन हिंदू इंडिया। मुबारक हो जिया भाई आपको ये किताब। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, खुशबाश। तो हमारा ये फोटो सेशन खत्म हुआ। अब हम थोड़ी सी बातें भी करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी तस्वीरें आपने शेयर की, बहुत सारे दोस्त भी आ गए हैं, और कमेंट्स के हवाले से दोस्तों से मैं हर हफ्ते ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाई ये जरूर लिखा करें कि आप किस मोहल्ले से देख रहे हैं, कि हमारे मेहमान को भी पता चले कि कितनी दूर दूर से लोग आते हैं। ये सब शिराज मुश्तबा साहब सलाम कह रहे हैं न्यूयॉर्क से, और मोहम्मद उसामा ये दुआएं दे रहे हैं आपको, अल्लाह सलामत रखे। उसामा भाई देख रहे हैं कटक उड़ीसा से, और शर्मीन फातिमा साहिबा देख रही हैं कैलिफोर्निया से। माशाल्लाह आपके बड़े चाहने वाले दूर दूर सलाम कह रही हैं कैलिफोर्निया, थैंक यू। मनीजा मुश्तबा देख रही हैं न्यूयॉर्क से, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच मनीजा। इंशाल्लाह आप जल्दी से थोड़ी सी और बड़ी हो जाएं, आपका भी इंटरव्यू करेंगे जरूर, मेरा वादा है। और राना शिराज साहब देख रहे हैं लाहौर से आपके लिए सलाम आया है। और सीमा नकवी साहिबा देख रही हैं न्यू दिल्ली से। अच्छा सीमा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद शोएब मुश्तबा साहब देख रहे हैं हैदराबाद इंडिया से, माशाअल्लाह बड़े दूर दूर। आप हैदराबादी तो नहीं? नहीं, मैं हैदराबादी नहीं। हाँ, बड़े, क्योंकि हैदराबादी बड़ा वो करते हैं कि साहब हमारा कोई बंदा आए तो जरूर हैदराबाद से सलामी पेश की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जिगर भाई कौसर उस्मानी भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। सैयद हसन मुश्तबा अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद इंडिया। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मेरी इज्जत रखी हुई है। ये लिखा है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अक्सर दोस्त इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि सिर्फ सलामी पेश करते हैं, और आदाब के साथ ये लिखना भूल जाते हैं कि वो कहाँ से देख रहे हैं। तो जैसे जैसे बात होती रहेगी, हम लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, मेंटल हेल्थ का मामला है। हम सबों के साथ भी एक दिमाग लगा हुआ है, उसके सुकून के लिए जरूरी है कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट से दोस्ती रखें, मगर उसका बेजा इस्तेमाल ना करें। तो इस सिलसिले में भी एक सवाल बाद में होगा। तो तस्वीरों में आप जितनी जिंदगी से भरपूर नजर आ रही हैं मोहतरमा, न्यूयॉर्क से लेके पेरिस और लंदन और इंडिया, हर जगह आपने वो कर दिया, नजर आ रही। बचपन कितना शौक और कितना एडवेंचरस था, ये बताएं। आपने अच्छा वर्ड यूज किया, एडवेंचरस। शायद मेरा बचपन एडवेंचरस ही था। वाह। 5 स्कूल्स गई हूँ मैं अपनी स्कूलिंग 12th तक खत्म करने के लिए। तो 5 स्कूल्स, 2 मुल्क, 3 शहर ओहो में माशाल्लाह। स्कूलिंग खत्म की। अब्बा इंजीनियर थे और रिटायर्ड इंजीनियर हैं, और उस सिलसिले में हम मुख्तलिफ शहर वगैरह गए। तो मुझे लगता है कि एक जो बचपन में जब आपके न्यूरो सेल्स बन रहे होते हैं, उस वक्त आपको जो इतना अलग अलग, इसको हम ट्रैवल तो नहीं कहेंगे, मतलब अब्बा की वजह से हमें इधर उधर जाना पड़ा, लेकिन जो अब नए नए आप एक्सपीरियंसेस होते हैं और इस तरह से आप ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिली के साथ, बड़े न्यूरो बिल्कुल सेल्स आपके खुल जाते हैं। बिल्कुल। इट्स अ वेरी एडवेंचरस बहुत एक्सपीरियंस। अच्छा, बहुत। you're lucky। बहुत से बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं मिलती,
मगर बहुत से बच्चे मेरी तरह थोड़ा सा बड़े होकर के आवारगी शुरू कर देते हैं और दुनिया भर को घूमते रहते हैं। अच्छा, सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख रही हैं, इलाहाबाद से, और लोगों ने नाम अजीब अजीब बदल दिए हैं, मगर हम लोगों को पुरानी जो नाम है वही जबान पर चढ़ा हुआ है। तो सालिया रशीद साहिबा भी आपको सलाम कह रही, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ये सारे दोस्त नुमा उस्ताद हैं हमारे, सब के सब। तो ये हमारी ट्यूनिंग करते रहते हैं और दोस्तों ये प्रोग्राम में आकर के हमें बताते रहते हैं कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है। आपका ताल्लुक प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी साहब के खानवादे से, इल्मी खानवादे से है। जरा बुजुर्गों की भी तफसील दोस्तों को बताएं। जी जी, तो हमारे दादा अब्बा प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी हिस्टोरियन थे। प्रोफेशन से तो जी उन्होंने लॉ शुरू किया था, बट ही वाज फेल्ड लॉयर जैसा हमें कहते हैं। तो हिस्ट्री में उन्होंने जो रिसर्च की, पर्शियन और लिटरेचर और हिस्ट्री में जो उनकी नॉलेज थी, ही गॉट अवार्ड्स फ्रॉम 3 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स अपने लाइफ टाइम में। पद्मश्री मिला मैं कुछ साल शायद थोड़ा सा गलत बताऊं, लेकिन 1985 में पद्मश्री मिला। 1974 या 75 में उन्हें गालिब अवार्ड मिला अलग अलग प्रेसिडेंट से, और एक और प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिला पर्शियन में। बस हमारी ये कोशिश रही कि उनके पास जो एक इतना इल्म का सागर था, उसकी एक बूंद हम में आए, उसकी हमेशा कोशिश रही है। वंडरफुल, बहुत बहुत, यू आर रियली लकी। दोस्तों को थोड़ी सी तफसील और बता दें कि पद्मश्री प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी साहब को मैं इस तरह से जानता, मैं कैसे जानता हूँ, बता रहा हूँ कि वो 1901 में पैदा हुए और 1990 में उनका इंतकाल हुआ। और दादा हुजूर को मैं इस तरह जानता हूँ कि मेरे ख्याल में 2016 में मुझे गालिब अवार्ड मिला था। और जब मैं यहाँ से दिल्ली गया तो वहाँ दिल्ली गालिब इंस्टीट्यूट में एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि जो पास्ट जितने रिसिपिएंट हैं उनके नाम, तो उसमें हमने किबला का नाम देखा कि 1974 में उन्हें गालिब अवार्ड मिला था। तो इस तरह से मैं उनको, मेरी भी मुलाकात उनसे है। अच्छा साहब, उस्माना जमाल साहिबा देख रही हैं फिनिक्स एरिजोना से, और आदाब कह रही हैं आपको। और हमारे अलीगढ़ की जो फ्रेटर्निटी है उसके नदीम कुलियात भाई भी आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में कमेंट करेंगे साहब। शुक्रिया नदीम भाई। तो आपने अलीगढ़ से MBBS किया था। अक्सर डॉक्टर हड्डी पट्टा जोड़ से लेकर के गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइज, किसी एक ऐसे फील्ड में स्पेशलाइज करने को जाते हैं, स्पेशली लड़कियां। आपने साइकेट्री कैसे और क्यों सिलेक्ट कर लिया? मैं ये कहूँगी शुरू से मुझे थोड़ा आर्ट, लिटरेचर, रीडिंग राइटिंग में रुझान था। तो अम्मा अब्बा चाहते थे डॉक्टर बनूं। अम्मा ने बोला कि बेटा तुम बायो में तुम स्केचेस बड़े अच्छे बनाती हो, डायग्राम्स अच्छे बनाती हो, तुम डॉक्टर बन जाओ। मैंने कहा अम्मी मतलब ये तो कोई वो ना हुआ, लेकिन मैंने अपने अम्मी अब्बा का वो की ख्वाहिश रखी पूरी। लेकिन साथ में हमने कहीं ये पढ़ लिया बचपन में कि चूज अ job that you love, choose a job that you love and you will never have to work a day in your life। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो काम करना नहीं है, so I will do something I'm passionate। मुझे साइकाइट्री ये ऐसा फील लगा कि जिसमें मैंने मेडिसिन और एक तरह से इन अ वे आर्ट एंड एनालिसिस को मैंने कंबाइन किया। तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट साइकाइट्री। वंडरफुल। गुलशन मुसर्रत साहिबा देख रही हैं लखनऊ से, और आपको आदाब कह रही। अच्छा साहब, फिर आप न्यूयॉर्क आ गई, और द सिटी विच नेवर स्लीप। कोविड के दौरान सारी दुनिया परेशान थी, मगर न्यूयॉर्क पर बड़ा भारी वक्त था। लॉकडाउन में आप लोग यकीनन, यानी आप जैसे डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात, कैसे डील कर रहे थे इस इतने बड़े मरहले? जी जी, ऑन अ पर्सनल लेवल ऐसा हो गया कि हमारे मियाँ और हम दोनों को कोविड हो गया। बेटी हमारी जो है उनको हमने दूसरे फ्लोर पे भेजा कि अब तुम उसमें रहो। उस वक्त ना कोई ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग हो पा रही थी, खाना जो है वो खत्म होता गया। हमारे घर में सिर्फ चावल और दाल रह गई होगी। एक हफ्ते 10 दिन बाद जो है फिर खाना वगैरह, ग्रोसरी ऑनलाइन ये सब अरेंज हुई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सब लोग यहाँ पे पूरे सिटी में स्ट्रगल कर रहे थे,
और सिटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। हर 3-4 दिन पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगता है, प्लानिंग की। हर 3-4 दिनों पे या हर 1-2 हफ्ते पे बहुत इम्प्रूवमेंट्स आए। ये था हमारा पर्सनल वो। प्रोफेशनली स्पीकिंग, मैं ये कहूँगी कि आप सब लोगों ने वो खबरें तो सुनी होगी कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल एलमर्स के सामने ट्रकें लगी थी जिसमें लाश पड़ी हुई थी। डॉक्टर्स रो रहे थे हॉस्पिटल में रिसोर्सेज के लिए। दैट्स जस्ट अबाउट द फर्स्ट 1 वीक to 10 days। काफ़ी रिसोर्सेज उसके बाद आए। उसके बाद हमने देखा कि जो डॉक्टर्स जो कोविड फ्रंट पे थे, वो जो हैं उनको बहुत, मतलब मैं कोविड फ्रंट पे इन अ डिफरेंट वे थी, बट एग्जैक्टली ऑन द कोविड फ्रंट, कोविड मरीजों को जा करके देखना, तो उन्हें बहुत ही स्ट्रेस था। बहुत लोगों को वो सेव नहीं कर पा रहे थे। तो हमने अपना एक साइकाइट्री एक चैनल बनाया, नॉट मैंने बट हमारे एक कंबाइंड ग्रुप ने, यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट ने, और हमने वहाँ पे एक हॉटलाइन बनाई कि हम ये साइकाइट्रिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं पूरे कंट्री के, यूएस के, और आप लोगों को अगर कॉल करना है, आप लोग स्ट्रेस्ड आउट है, तो हम जरा बात कर लें आपसे। तो एक वो हमने शुरू किया। एक और बात बच्चों के हवाले से या पेशेंट्स के हवाले से, somehow in the pandemic, I mean everything exploded। पैंडेमिक के दौरान इतना साइकाइट्री में प्रॉब्लम नहीं आई। जब पैंडेमिक हटा और बच्चे जब स्कूल वापस आना शुरू हुए, तो हर चीज जो है वो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर गई। अच्छा साहब, आम तौर पे लोग जो हैं साइकेट्री और साइकोलॉजी जो है, ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, दोनों को ही हम उर्दू में माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, जरा दोस्तों को बताएं। ये तो हमें पता है, एक की फीस ज्यादा होती है दूसरे से, ऐसे फर्क क्या है? जी जी, तो इल्म और एजुकेशन के उस की तरफ से जो है साइकोलॉजी, हम ये कहेंगे कि वो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, और उसके बाद पीएचडी करते हैं, विच इज लाइक अ थीसिस एंड रिसर्च। सो दैट्स पीएचडी एंड दे बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। एक और नया तरीका यहाँ पे शुरू हुआ है जिसमें आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, और आप वो रिसर्च थीसिस नहीं करते हैं, लेकिन आप 3 से 5 साल जो है आप और क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। उसको PSY.D बोलते हैं। तो एक पीएचडी हुआ, एक PSY.D हुआ। तो बहुत ही मुश्किल काम है वो, और बहुत ही लंबा उनका एजुकेशन राउट रहता है। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मेरा राउट रहता है MBBS करना। सो आई एम बेसिकली आई एम अ फिजिशियन, और मैं मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करती हूँ। सो आई डू नो थेरेपी ऑल्सो पार्टली, बट मेरा मेन एक्सपर्टीज जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना है। और एज अ फिजिशियन मुझे बेसिक दूसरे ऑर्गन्स और दूसरे जो फील्ड्स हैं मेडिकल के, उनका भी बेसिक अंदाजा है मुझे। एक माहिर नफ्सियात जो है वो ऑफिस में और यानी हॉस्पिटल में तो उनकी ड्यूटी होती है, वो काम करते हैं, उसको डील करते हैं। माहिर नफ्सियात अपने घर को के माहौल को कैसे डील करता घर के माहौल को आपको रोज बैठ के अपने फैमिली के साथ थेरेपी करनी चाहिए? नहीं, ये मजाक था। सो आई टेक माई साइकाट्रिस्ट हैट ऑफ। वो साइकाट्रिस्ट हैट जो है वो चीज हटा करके मैं आती हूँ, जैसे मेरे ख्याल से सभी लोग करते हैं कि अपना काम ऑफिस में छोड़ के फिर घर आए। अगर देखिए, अगर आपकी रात में एक कॉल है, फोन पे आपको कॉल करनी है, तो कम से कम आप जब आप घर आ गए और जब से कॉल शुरू हो रही है उस वक्त तक ऑफिस के बारे में फोन और ईमेल वगैरह ये सब ना करें। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक दैट हॉट हैट ऑफ। ऐसा मैं समझती हूँ कि शायद मैंने ये कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये मेरी कोशिश नाकामयाब रही है, क्योंकि शुरू में हमारी ट्रेनिंग में कह दिया गया था कि योर थिंकिंग प्रोसेस इज गोइंग टू चेंज फॉर ऑलवेज एंड फॉर द बेटर और वर्स। ये शायद अच्छी चीज़ है, ये खराब चीज़ है, लेकिन आपकी थिंकिंग प्रोसेस हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि हर चीज़ मैं उस नज़रिए से घर पे ना देखूं। एक चीज़ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आई डोंट एम फॉर परफेक्शन। इसलिए बच्ची ने कुछ खराब किया, कुछ गलतियां की, कुछ बदमाशियां की, या मुझे गुस्सा आ गया अपनी फैमिली पे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने आप को पीसफुली काम डाउन करूँ। गुस्सा आया तो गुस्सा कर भी लेती हूँ। तो इन अ वे आई रियली ट्राई टू सेपरेट दोज टू वर्ड्स। सही सही जवाब दीजिए, मनीषा भी देख रही है प्रोग्राम। जी जी। तो ये जो है, अच्छा साहब, ये साथ साथ मैं वो भी लेते चलो, मोहम्मद सालिहीन
हमारे फिक्शन राइटर हैं, मिजाह लिखते हैं, और ये कोलकाता से देख रहे हैं। और उस्माना जमाल कह रही हैं कि अच्छा सवाल है, बहुत ही मालूमात मिली हैं। जी हाँ, अभी और मिलेंगी हुजूर वाला, आप साथ साथ रहिए हम लोगों के। और हमने ये भी देखा है कि दोस्त अहबाब जो हैं, एक साइकेट्रिस्ट का जो दोस्त है, जैसे जावेद दानिश आपसे किसी पार्टी में मिले या किसी गैदरिंग में, शादी के मिले, तो वहीं जो है वो मशवरा मांगना शुरू कर देते हैं कि आसिया बहन, ये जो मामला है, ये आजकल लड़का बड़ा परेशान कर रहा है, ये लड़की ये कर रही है, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, फिर आप क्या करती? ये मैंने हमारा कल्चरल मसला ये तो आपने मुझे पब्लिक फोरम पे बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि अगर मैं इसका सही जवाब दूं तो जवाब ये होगा कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करती मैं कहती हूँ, पहले मैं कोशिश करती हूँ, मेडिकल फील्ड में काम करती हूँ, फिर दोबारा पूछते हैं, मैं कहती हूँ हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो मुझे लगता है 2-3 सवाल क्योंकि अदरवाइज अगर मैं उन्हें बताऊं उसी वक्त, तो इस तरह के कन्वर्सेशंस में 1-to-1 ही करना चाहती हूँ, एक पार्ट ही करना चाहती हूँ। जी नहीं, ऐसे में आपको मेरा मशवरा में, हम लोग थिएटर के लोग हैं, वी आर वेरी प्रैक्टिकल, अपना कार्ड फौरन निकाल के दीजिए कि साहब ये है कार्ड मेरा, आप जरा फोन कीजिएगा बाजी, तो मैं बाद में बात करूंगी। ये एक ज्यादा बेहतर ये है उनको टालने के बजाय, क्योंकि हमने देखा है यहाँ लोग, नॉट ओनली दैट, एक बड़ी ओछी सी मिसाल ये भी है कि अक्सर दोस्त, मैं क्योंकि दास्तान गोई करता हूँ, तो अक्सर बहुत ही करीबी दोस्त भी ये समझते हैं कि साहब ये जो बच्चे का अकीका है या बेटी की रुखसती हो रही है, जावेद भाई इसमें भी एक छोटा सा आप रख लीजिए, तो मैं कार्ड देता हूं कि ये छोटे से की कीमत बहुत बड़ी है, आप बाद में बात कीजिएगा। तो ये तो है कि हमारे यहाँ ये अच्छे सब। गुलशन मुसर्रत साहब कह रही हैं ऑनेस्ट रिप्लाई अप्रिशिएबल, उन्होंने सही बात आप कह रही। तो आप अगर लखनऊ जाएंगी तो गुलशन साहिबा आपसे कार्ड मांग लेंगी, आपसे उस वक्त सवाल नहीं करेंगी। ये इनके और इनके दोस्तों के लिए अक्सर लोग करते हैं ऐसे कि साहब, वो समझते हैं कि जैसे हकीम साहब अगर कहीं गए तो फौरन पूछा तो हकीम साहब बता देते हैं कि मियाँ नजले के लिए ये जुशांदा आप पीजिएगा तो मामला ठीक हो जाएगा। मगर एक सवाल और ये निकल रहा है इसमें कि जो डॉक्टर्स हैं, आपस में अगर कोई मसला है तो उनको वो खुद देखते हैं या किसी और को रेफर करते हैं? यानी आपके डॉक्टर दोस्त हैं या घर के कोई खानदान का कोई बंदा, इसको जरूरत है मेंटल हेल्थ की, हाँ तो जी, तो उसमें मेरा रोल यही रहता है। तो मैं साइकाइट्री की बात कर रही हूँ, तो एज डॉक्टर्स हम हमेशा एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं। देयर इज फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, कि अगर जो छोटी मोटी कुछ अगर बातें हैं तो हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। लेकिन अगर साइकाइट्री की ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो मैं जरूर बात करती हूँ, अगर कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, लेकिन मैं बस एक बार बात करती हूँ ताकि मैं उस चीज को समझ के उनको बता दूं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा। मतलब माजी में अमेरिका या वेस्ट जो हमारा है, इसमें असाइलम्स और मेंटल इलनेस की बड़ी शक्ल मुख्तलिफ थी, जो कि हम पिक्चरों में देखते हैं, और अब लगता है कि इट्स अ फैंटेसी। ऐसा भी होता था कि ये तो लग रहा है कोई डरावनी फिल्म है। तो क्या और कैसी तब्दीलियां आई हैं आज के मेंटल हेल्थ के मामले में? जी जी, बहुत तब्दीलियां आई हैं मेरे ख्याल से। मेडिकेशन के लिहाज से मैं ये बोलूंगी कि हमारी एक ओल्ड जनरेशन मेडिकेशंस होती हैं, एक न्यू जनरेशन मेडिकेशंस होती हैं। न्यू जनरेशन के साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छे होते हैं, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार जो है न्यू जनरेशन मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं होती है कुछ लोगों के लिए, तो हमें फिर ओल्ड जनरेशन में जाना ही पड़ता है। लेकिन मेडिकेशंस में बहुत ही मतलब मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आई है। मैं अगर एक एग्जांपल दूं अपने एक एक्सपीरियंस, एक केस का, तो एक मेडिकेशन है जो पहले नहीं होती थी, उसको मैं नाम नहीं लूंगी अभी, लेकिन उसको हम सुपीरियर मेडिकेशन कहते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है कि बाकी सब मेडिकेशंस अगर यहाँ पे होती हैं तो इस एक वाहिद मेडिकेशन का इफेक्ट फार सुपीरियर होता है, एज पर रिसर्च दिखाया गया है। एक बच्चा था, टीनेजर, और
उसकी जो है डायग्नोसिस इतनी गलत बन रही थी, सब लोगों ने मुझे कहा कि उसके बहुत थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी, और सब बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि ये ओसीडी है, ओसीडी इज इंट्रूसिव थॉट्स। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये मेरा काम है असेसमेंट, और अक्सर ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट बुक आपको जो चीज़ लग रही होती है वो नहीं होती है, बहुत 2-3 डायग्नोसिस ओवरलैप कर रही होती है। वही मेरा काम है उन चीज़ों को टीज अपार्ट करना। इस बच्चे को मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास भी भेजा सेकेंड ओपिनियन के लिए। बहरहाल मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इसको इस मेडिकेशन की ज़रूरत है, और इसको ओसीडी नहीं, इसको स्किज़ोफ्रीनिया है। और उस मेडिकेशन की वजह से वो बच्चा जो है आराम से अब घर पे रह रहा है, लड़ाइयाँ नहीं करता है, स्कूल आता है। और अगर ये मेडिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये 25 साल पुरानी बात होती, तो वो मोस्ट लाइकली वो अडल्ट मेंटल फैसिलिटी में काफी साल, शायद 20-30 साल वो करता। अभी वो अब घर पे रहता है, सपोर्टिव स्कूल जाता है। वंडरफुल। सो हाँ, बहुत चेंजेस आए हैं थेरेपी में भी और मेडिकेशंस में भी। हमारी दोस्त, फाजिल दोस्त, काबिल दोस्त सरवत खान साहिबा देख रही हैं, राजस्थान से, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, उदयपुर से देख रही हैं शायद। भाई लोग यार लिखा करो कि कहाँ से देख रही हैं, तो आपको सलाम कह रही हैं। और जब ये बात हुई तो ये भी दोस्तों को बता दें कि साहब आपकी एक्सपर्टीज क्या है इस लाइन में, एक्सपर्टीज है? जी, तो basically I'm licensed to practice psychiatry in child, adolescent and adults. तो एक्सपर्टीज मेरी तीनों में है, लेकिन जो मेरी अभी जॉब है, तो मैं वो ये कहूँगी कि अभी मैं एडोलेसेंट्स के साथ काम करती हूँ। एडोलेसेंट्स जो हैं, टीनेजर्स मेनली, वो इसके पहले मैंने ऑटिज्म पॉपुलेशन में भी काम किया है। तो आप जो सवाल पूछे मैं उसके लिहाज से जवाब दूंगी। तो आपने शायद इंडिया में प्रैक्टिस नहीं की थी, यानी अलीगढ़ से एमबीबीएस करके आप निकल आई थी, मगर कॉलेजेस क्या बताते हैं, कितनी तरक्की हुई इंडिया में, या मेंटल हेल्थ के हवाले से कितनी प्रोग्रेस है इंडिया में? दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि अभी तक जितनी प्रोग्रेस हुई है, कम से कम बड़े शहरों में वहां पे, वो मैंने कभी भी इसको एनविजन नहीं किया था 20 साल पहले। बहुत प्रोग्रेस हुई है, उस लेकिन लिहाज से स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। इस सिलसिले में मैं ये बोलूंगी कि साइकाइट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है सपोर्ट एंड सिस्टम। सिस्टम इज वो बच्चा या वो अडल्ट वो कहाँ पे रह रहा है। एक तो आपकी फैमिली होती है, हो सकता है आपकी वाइफ हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, तो एक तो आपकी फैमिली होती है, लेकिन एक और चीज होती है स्कूलिंग। तो स्कूल में क्या सर्विसेज बच्चे को मिलती हैं। थेरेपी जो है वो छोटे शहरों में तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा आसानी से वहाँ अवेलेबल है। तो अब थेरेपी भी सिर्फ थेरेपी नहीं होती, थेरेपी के बहुत मुख्तलिफ सब टाइप्स होते हैं। तो वो सब चीजें, वो एक्सपर्टीज, वो एविडेंस बेस्ड थेरेपी, वो सब वहाँ पे मौजूद नहीं है मुझे, मेरे ख्याल से, बैक होम इन इंडिया। अच्छा साहब, सरवत खान बता रहे हैं कि लेक सिटी उदयपुर से देख रही हैं। हाँ, मैंने शायद उदयपुर ही बताया था। और मामला जो है वो डेंटल का हो या मेंटल का हो, इंडिया में मैंने सुना है कि डॉक्टर की फीस बेहद ज्यादा। साबे हैसियत लोग तो अफोर्ड करते हैं क्योंकि लोग यहाँ से पढ़ पढ़ कर जा रहे हैं, उन्होंने अपनी क्लिनिक्स खोल लिए वहां, मगर मिडिल क्लास और गरीबों का सहारा क्या है, उनको कैसी सपोर्ट मिलती होगी? मुझे नहीं लगता अभी इतनी सपोर्ट मिलती है, लेकिन मैं इस सिलसिले में ये जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से हम जो लोग यहाँ पे हैं, हम इस सिलसिले में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मेरी एक दोस्त हैं, फिजिशियन दोस्त हैं, उन्होंने काफी अपने ब्लॉग्स और वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स खोले हैं, जिस जिस जरिए से वो पाकिस्तानी वेमेन, एक एक उनका वो है, कैटेगरी है जिसके साथ काम करती हैं। सो दैट्स बेसिकली पाकिस्तान में जो लेडीज हैं जो अपने बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही हैं, मेनली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और कुछ और इलनेसेस। तो ये बहुत एजुकेशन देती हैं और बहुत सपोर्ट देती हैं। सो देयर इज अ लॉट वी कैन डू। मैं एक एग्जांपल ये बोलूंगी, जैसे ऑटिज्म की मेन ट्रीटमेंट सपोर्ट एंड सर्विसेज होता है। तो एक सर्विस होती है ABA, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, सिखाना बच्चे को।
तो उस चीज को हम यहाँ सोशल मीडिया के जरिए से भी हम इंडिया या पाकिस्तान या बाकी देसी मुल्कों में हम उसकी एजुकेशन फैला सकते हैं। जब मैं हम बोल रही हूँ तो मेरे ख्याल से मैं अपने जैसे लोगों को ही बोल रही हूँ। आई एम गिल्टी ऑफ नॉट डूइंग मोर, बट इंशाल्लाह और लोगों को भी इकट्ठा करूंगी और इस सिलसिले में भी काम करने की कोशिश करूंगी। स्पेशली नाउ डेज ये जो जूम का मामला हुआ है और ये इस तरीके से बहुत कुछ, यानी आपको ये बताते चलूं कि ये जो ड्रामा थेरेपी है, आपकी थेरेपी नहीं, हम लोग भी थेरेपी करते हैं, ड्रामा थेरेपी के जरिए भी बड़ा काम हमने ऐसे बड़े वो किए हैं, इंडिया में प्रोग्राम्स किए हैं जो कि उसके अच्छा साहब कौसर मजहरी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त, काबिल दोस्त और प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से। कौसर भाई आज बहुत दिन के बाद आए हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही कारआमद मौजू पे बात हो रही है। शाहीन उस्मानी बाजी आ गई, सलाम टू जावेद भाई एंड लॉट्स ऑफ दुआ प्यार टू आसिया, ग्रेट कन्वर्सेशन, आई हैव बीन वाचिंग सिंस द बिगिनिंग, माशाल्लाह। तो अब ये इन्होंने नहीं बताया कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम या पहला जो प्रोग्राम हुआ था, मेरे ख्याल में वो हुमैरा रहमान का पहला इंटरव्यू था। आई वाज सो नर्वस, उसमें न्यूयॉर्क से ही शुरू हुआ था। देखिए माशाल्लाह, जो हमने आवारगी शुरू की तो वो न्यूयॉर्क से शुरू की थी। और गुलशन मुसर्रा साहबा कह रही हैं कि मसला ये है कि हमारे माशरे में माहिर नफ्सियात से रुजू करना मायूब समझा जाता है। इस पे हम सवाल हमारे पास है और हम जरूर करेंगे, अभी आपको बताते हैं। शाहिद अख्तर साहब, डॉक्टर शाहिद अख्तर गुड़गांव से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और जनाब आलिया फैज साहिबा देख रही हैं कराची से और सलाम कह रही हैं। तो कम से कम आवारगी में ये तो हुआ कि वीजा की बंदिश नहीं रही और लोग इंडिया पाकिस्तान वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कमेंट्स करते हैं सब। दौरे हाजिर में जहनी सेहत और सुकून में पहले दवाई या पहले थेरेपी क्या होता है? जी, तो इसमें यह है कि जो बीमारी होगी ट्रीटमेंट वैसा ही होगा। तो फॉर एग्जांपल जो डिप्रेशन ही है, मैं असेस करूंगी और मैं बताऊंगी। डिप्रेशन भी हर अलग अलग तरीकों का होता है, अलग अलग लेवल्स और इंटेंसिटी का होता है। तो हो सकता है एक डिप्रेसिव बच्चे को मैं बोलूं कि इसे सिर्फ थेरेपी की जरूरत है, एक डिप्रेसिव बच्चे को मैं बोलूं कि इसको थेरेपी और मेडिकेशंस की जरूरत है और हम मेडिकेशंस का इंतजार नहीं कर सकते हैं, अभी शुरू करनी है। अगर आप ना शुरू करेंगे तो हो सकता है सेफ्टी कंसर्न्स हो जाएं, उसे थॉट्स ऑफ डेथ वगैरह हो जाएं। तो उस तरह से हम असेस करते हैं कि थेरेपी या मेडिकेशंस या बोथ। साथ में मैं ये भी कहूंगी कि थेरेपी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बैठ करके काउंसलिंग या सपोर्ट, जो बहरहाल ज्यादातर लोग थेरेपी को समझते हैं वो उनका 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 अंदाजा होता है। एक चीज होती है सपोर्टिव थेरेपी, और लोग ज्यादातर समझते हैं कि हर थेरेपी सपोर्टिव थेरेपी होती है, कि आप सपोर्ट कर दे बच्चे को कि यू आर डूइंग वेल, यू विल गेट बेटर। नहीं, सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी नहीं, बहुत और तरह की थेरेपी होती है। ट्रॉमा बेस्ड थेरेपी होती है, खास करके बच्चों के लिए जिन्होंने काफी मतलब अब्यूज या ट्रॉमा या नेग्लेक्ट सहा होता है बचपन में, छोटी एज में। पीसीआईटी होती है, वो पेरेंट चाइल्ड इंटीग्रेटिव थेरेपी, कि पेरेंट और चाइल्ड एक साथ किस तरह से सही तरीके से खेलें, प्ले करें, जो बच्चे के लिए थेरेपीटिक होगा आगे जा करके। सीबीटी होती है जो एंजाइटी के लिए होती है। डीबीटी होती है जो खास करके टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स को सिखाती है कि आप किस तरह से कोपिंग स्किल्स यूज करें। मतलब एडोलेसेंस में कभी कभी एक इम्पल्सिव थॉट आ जाता है कि मैं बस स्नैप कर जाऊं अपने माँ बाप पे, या बस मैं घर छोड़ के एक वॉक ले लूं। मतलब काफी टर्बुलेंस चल रहा होता है इमोशंस का, तो डीबीटी काफी हेल्प करती है उसमें, उस एज ग्रुप में। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मेडिकेशंस या थेरेपी, इसमें मैं शायद 2 घंटे ले लूँ इसका जवाब देने में, लेकिन जो मर्ज होगा दवा वैसे ही होगी। हम यूथ की बात हो रही है, बच्चों का डॉल्सन्स के प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो आजकल जो है ड्रग बड़ा मसला है। आप यूथ के साथ इस पर्टिकुलर केस कैसे डील करते? जी जी, ड्रग्स में ये है कि एक खास तरह की थेरेपी होती है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड एज मोटिवेशनल इंटरव्यू। सो अगर आप उस चीज को यूज करें तो आपको बेसिकली लैंग्वेज यूज करनी होती है बच्चे की, और बच्चे की तरफ से आपको समझना होता है कि वो प्रॉब्लम उसमें वो क्यों आई। एक एक वो चीज है। दूसरा है कि आप बच्चे के साथ काम करें
थेरेपी करें, ट्रीटमेंट करें और उसे मोटिवेट करें, और अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो देन समटाइम्स यू हैव टू सेंड हिम टू रिहैब। रिहैब का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि आप उसे घर से बाहर भेज दें 3 महीने के लिए। रिहैब का मतलब आउट पेशेंट रिहैब भी होता है, घर पे रहेगा और साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट को देखेगा, लेकिन वंस अ वीक वो एक रिहैब क्लिनिक में जाएगा जहाँ खास उसी मौजू पे काम होता है। एक चीज मैं और बता दूं, आपने कहा ड्रग्स, ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि ओ बच्चा बिगड़ गया, तो जरूरी नहीं। हाँ, ये पीयर प्रेशर से भी होता है या बिगड़ने से भी होता है, लेकिन एक और चीज होती है कि बच्चे में बहुत सारी अनट्रीटेड साइकाट्रिक इश्यूज हो रहे होते हैं। आपने ट्रीट नहीं किया तो एक तरह से उसे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बेटर फील करूं, मैं कैसे मोर पीसफुल फील करूं, तो उसने ड्रग्स शुरू कर दी। अनट्रीटेड चीजें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत डिप्रेशन, या तो मैं अपने आप को मार डालूंगा या मैं ड्रग्स करके अपने आप को काम डाउन करूंगा। या एक चीज होती है एडीएचडी या फोकसिंग प्रॉब्लम्स, बच्चा फोकस ही नहीं कर पा रहा स्कूल में, टीचर्स डांटे जा रहे हैं डांटे जा रहे हैं, किसी ने बोला ही नहीं कि भाई तुम साइकाइट्रिस्ट को देखो और फोकसिंग मेडिकेशन लो, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो बहुत बार अनट्रीटेड एडीएचडी जो है वो बच्चे भी ड्रग्स करना मतलब शुरू कर देते हैं। इस पूरे मतलब कन्वर्सेशन का मकसद ये है दानिश भाई कि मैं चाहूंगी कि अगर आप देखें कि आपके और जो लोग सुन रहे हैं हमारे इंटरव्यू को, अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस बच्चे कोई आस पड़ोस में आपके रिश्तेदारों में कोई बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपके बच्चे का कोई दोस्त आया स्कूल का, आपको लग रहा है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है, स्ट्रगल कर रहा है, कुछ डेथ और डाइंग की बातें की हैं, तो प्लीज आप उसके लिए हेल्प सीख करें। तो अगर आप एज एन अडल्ट आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। या पेरेंट्स को नहीं जानते हैं, आपके बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं आप उसे नहीं कांटेक्ट करें, तो आप उस बच्चे के स्कूल में जाके इत्तला कर सकते हैं कि हमने ऐसा ऐसा सुना है, प्लीज आप इसके पेरेंट को कांटेक्ट करिए। तो बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि यूथ में 1 in 5 यूथ, मैं यूएस का वो बता रही हूँ, 1 in prevalence, 1 in 5 youth has some sort of psychiatric issue। तो एज एन अडल्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ट्रीटमेंट लेवल तक ला सकें, उनके पेरेंट को या उनके स्कूल को इत्तला करके। हम सब की जिम्मेदारी जी। अजरा मनाज साहिबा टीचर भी हैं और फिक्शन राइटर भी हैं, ये कोलकाता से देख रही हैं और आपको खुशामदीद कह रही हैं। अच्छा जनाब, पेरेंट्स की, वालिदैन की या पेरेंट्स का जो मामला है, गाइडेंस के साथ साथ हमारे महल्ले, समाज और बाजारों में भी इसकी जानकारी जो है बहुत ज़रूरी है। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्सपर्ट्स के, क्या वेस्ट में तो है कि साहब हमने देखा कि ये मेंटल हेल्थ मनाया जा रहा है, हमने ग्रोसरी स्टोर्स में देखा कि भाई 10% ऑफ द सेल हो जाएगा मेंटल हेल्थ में जाएगा, तो इसके लिए क्या है, एक्सपर्ट्स और क्या कहते हैं, कैसे करना चाहिए इन चीज़ों को अवेयरनेस के लिए? जी जी, अवेयरनेस का तो जो सिलसिला है, हमें काफी तरह के डिफरेंट मीडिया यूज करने होंगे। तो सिर्फ एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं, हो सकता है मैं आपकी मदद लूं, है ना, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ, बट मैं आपकी मदद लूंगी कि इस आपकी दानिश भाई और जो लोग देख रहे हैं, टीचर्स हों, इंजीनियर्स हों, पेरेंट्स हों, प्रिंसिपल्स हों, तो आप सबकी मैं मदद लूंगी इस मैसेज को स्प्रेड करने में। ईच वन टीच वन वाली बात है यहाँ पे। उसके बाद मुझे तो ये लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। मगर हमारे पेरेंट्स का एक मसला है डिनायल फेज। तो ये डिनायल फेज जो है, इस पर पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं? जी, मैं ये बोलूंगी कि डिनायल और स्टिग्मा, इसकी हम बात करते हैं, और जब भी हम इसकी बात करते हैं एक नेगेटिव कॉनोटेशन से बात करते हैं कि भाई हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो बड़ा स्टिग्मा है और वेस्ट में भी स्टिग्मा है लेकिन थोड़ा कम है। मैं ये बोलूंगी कि ये जो वर्ड स्टिग्मा है, मैं इसको नेगेटिवली नहीं देखती हूँ। जब मैं बैठती हूँ एक पेरेंट के साथ एक ऑफिस में, उसके बच्चे के साथ पहली बार उसको देख रही होती हूँ, उसकी जो वो जर्नी होती है समझने की, एक पेरेंट की समझने की कि मेरे बच्चे को अब सालों लग जाएंगे ठीक होने में, दैट्स वेरी टफ। सो वहां से ये स्टिग्मा जो है आता है। इसी तरह से हम और आप इस तरह से अगर अवेयरनेस क्रिएट करते रहें कि अर्ली ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी से जल्दी आप ट्रीट करें उतना बेटर प्रोग्नोसिस है, मतलब उतने कम रिलैप्सेस होंगे, उतनी कम इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स होंगे। इलनेस कहीं जा नहीं रही, लेकिन उसको जितना जल्दी आप ट्रीट करें
उसकी जो जर्नी है इलनेस की वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इस अवेयरनेस को हमें फैलाना है जी। ऑटिस्टिक हम थोड़ा सा ऑटिज्म के ऊपर आते हैं। जी। मगर पेरेंट्स के मामले में एक सवाल, ये कल ही बात हुई है, तो इस मामले में एक ये है कि कुछ पेरेंट्स घबराते हैं कि सब स्कूल में अगर पता चले, या स्कूल में पता चले, या मोहल्ले में पता चले, तो वो बच्चे को एक लेबल लग जाता है, खासतौर स्कूल की भी एक फाइल उसकी खुल जाती है कि बच्चे को के साथ ये मसला है या हुआ है। तो उससे वो बच्चा ज्यादा कभी कभी डिप्रेस हो जाता है, या वो घबराता है इंटरेक्ट करने पब्लिक में। ये लोग, इज इट एन गुड आइडिया कि उसकी फाइल बन जाए? और हालांकि कहते हैं स्कूल वाले के साहब ये बंद है और ये कोई और नहीं जानता, मगर स्कूल में पता चल जाता है। वो बच्चा जब खेल रहा है या बैठा हुआ है, दूसरे बच्चे उसको एक अलग नजर से देखते हैं। जी जी जी। फाइल के बारे में मैं ये बोलूंगी कि जनरली स्पीकिंग हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि एज अ डॉक्टर आई एम नॉट मैरिड टू द डायग्नोसिस। इसका मतलब ये है कि ये डायग्नोसिस है, आई डोंट केयर अबाउट द वर्ड, व्हाट आई केयर अबाउट इज द ह्यूमन बीइंग, द चाइल्ड्स लाइफ। अब वो टर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो टर्म हमें चाहिए बेसिकली स्पीकिंग, ताकि हम इंश्योरेंस से पैसे ले सकें मेडिकेशन के लिए। पेरेंट्स इंश्योरेंस से अगर आपके पास डिप्रेशन का डायग्नोसिस नहीं है तो वो इंश्योरेंस तो पे नहीं करेगा, राइट। दूसरा ये है कि आपको स्कूल में सर्विसेज चाहिए। तीसरा ये है कि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, तो मैं ऑडिट हो सकती हूँ, मुझे हर चीज डॉक्यूमेंट करनी है। उस सब सिलसिले में क्या होता है कि एक टर्म यूज करना ही होता है, वो जो लेबल आप उसको बोलें या टर्म बोलें। ये एक बात। दूसरी बात आपने जो बोली कि बच्चा डिप्रेस्ड है तो और डिप्रेस्ड हो सकता है कि उसको ये लेबल लग गया है। बच्चा क्यों डिप्रेस्ड हुआ? क्योंकि उसके चारों तरफ जो हम लोग हैं, जो हम अडल्ट्स हैं, हमने कहीं गलती की, राइट। टीचर ने कहीं गलती की, जो साइकाइट्रिस्ट है उसने गलती की कि उसने ठीक से उसको समझाया नहीं, पेरेंट्स ने गलती की। तो ये अगर बच्चा डिप्रेस्ड हो रहा है कि उसे सो कॉल्ड लेबल लग गया है, तो अगेन मैं इसमें 2 घंटे का मैं आंसर दे सकती हूँ कि हमें वेरियस सिस्टम्स में कहाँ का इंटरवीन करना होगा। ये टीचर की गलती है, ये पेरेंट्स की गलती है, मोहल्ले वालों की गलती है। और इस चीज पे हम वापस जा सकते हैं आपके पिछले क्वेश्चन पे कि हम अवेयरनेस कैसे फैलाएं, उस चीज पे हम जा सकते हैं। दिल्ली से हमारे दोस्त इजहार नदीम भाई देख रहे हैं, अर्शिया पब्लिकेशन। अगर आपकी किताब उर्दू में आनी है तो आप हमारा नाम लेके इजहार भाई को कांटेक्ट करें, या आपको कुछ डिस्काउंट जरूर देंगे। आपको आदाब कह रहे हैं इजहार। तो सैयद अनवर काजमी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शायर हैं, और टोरंटो मिसिसागा से देख रहे हैं कि अच्छा, इनके एक सवाल भी है। सलाम आदाब कह रहे हैं, और कह रहे हैं बहुत उम्दा और मालूमाती प्रोग्राम। क्या किसी शायर या अदीब का तखयलाती दुनिया में महव सफर रहना भी साइकोटिक के जुमरे में आता है? कि ये जो ख्यालों की दुनिया में रहते हैं शायर और अदीब, इसको एक साइकेट्रिस्ट किस नजर से देखता है? अनवर काजिम भाई को ये मालूम होना चाहिए कि अपनी इंश्योरेंस पहले वो कीजिए, तैयार रखिए, फिर ये सवाल कीजिएगा। देखिए, थोड़ा तो आपको इस दुनिया में रहना ही होता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उस दुनिया में रहते हैं और आप इतनी क्रिएटिव चीजें आप हमारे लिए पैदा करते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगी कि अगर इसको ज्यादा सीरियसली सवाल को मैं लूं तो मैं बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे, मेरे ख्याल से वैन गॉग जो है उसे शायद बाइपोलर डिसऑर्डर था या स्किज़ोफ्रेनिया था, इस वजह से वो बहुत ही कलरफुल पिक्चरें बनाता था। मैं तो म्यूजियम में गई यहाँ, तो अगर मैंने उसकी 10 पेंटिंग देख ली तो मेरा सर घूम गया। उसमें इतने सारे, उसमें लाइनें और इतने सारे बोल्ड, उसमें बहुत कलर्स बोल्ड था थे। जी, बिल्कुल। तो तो एक चीज है कि एक बंदा इल था, सिक था, तो उसने पेंटिंग प्रोड्यूस की, राइट। ए लेड टू बी। इसका मतलब ये नहीं है कि बी लीड्स टू ए। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप एक दुनिया में रहते हैं और आप इतनी अच्छी चीजें, पेंटिंग्स और राइटिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तो आप साइकोटिक हैं। ये इसका मतलब नहीं है। मगर मेरे ख्याल में जो क्रिएटिव माइंड है वो इस मामले में जरा सा कमजोर तो होता है कि ही कैन फेल
into the trap any time. मगर उसके लिए अच्छी बात ये भी है कि उस पीरियड में वो दी बेस्ट प्रोड्यूस भी करता है. तो अनवर नदीम, अनवर काजी भाई, अगर इंश्योरेंस अच्छी है तो आप वो प्रोड्यूस करके बाद में क्लेम भी करें और बहुत अच्छी चीजें प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. और जनाब शकील अफरोज भाई हमारे जर्नलिस्ट हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं. आलिया फैज कराची से एक सवाल कर रही हैं कि जावेद साहब बहुत कारामद बातें मालूमात में इजाफा कर रही हैं. मेरा एक सवाल है कि डिप्रेशन के अवामिल असरात ज्यादातर इंडोर शिद्दत क्यों इख्तियार करते हैं? अक्सर देखा गया है कि ऐसे अफराद घर से बाहर भागना चाहते हैं. अच्छा, आपने इंडोर भी बोला और आपने घर से बाहर भागना भी बोला, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया. ये लेकिन हाँ, मैं भी ये कह रहा था कि ये आलिया आप पूछना क्या चाहती हैं कि नहीं, भाई. मैं आंसर कर दूंगी. मैं समझ गई, ओवरऑल मैं समझ गई इनका क्वेश्चन. तो देखिए, डिप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो खुद ही कॉम्प्लिकेट हो गया. डिप्रेशन जो है उसमें या तो बच्चा या अडल्ट वो इंट्रोजेक्शन करते हैं या एक्सट्रोजेक्शन करते हैं, राइट. इंट्रोजेक्शन में हुआ कि मैं अपने बेड पे रहूंगा, मैं चिप्स खाता रहूंगा, मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मैं सोशल मीडिया बहुत करता था, मैं अब वो भी नहीं करूंगा, मुझे जो चीजें पसंद थी, म्यूजिक से जो है मतलब मेरी आंखें खुल जाती थी, लेकिन वो मुझे म्यूजिक भी पसंद नहीं है, तो वो सब इंट्रोजेक्शन, विथड्रॉल. वही जो डिप्रेशन कुछ लोगों में, जैसे मैंने बोला कि वन टर्म डजंट अप्लाई टू एवरीबडी. वो मेरा काम है एक ऑफिस में बैठ करके वो सब चीजें समझना और समझाना. डिप्रेशन इंट्रोजेक्शन भी हो सकता है, जैसे आपने बोला. डिप्रेशन एक्सट्रोजेक्शन भी हो सकता है. उसमें बच्चा भाग गया, अच्छी बात है. अगर वो वॉक ले रहा है, डिप्रेस वॉक ले रहा है, ग्रेट, वो तो उसे करना चाहिए. लेकिन बच्चा जो है अग्रेसिव हो गया, माँ बाप से आर्ग्यूमेंट्स करता रहता है और हर चीज पे वो घर छोड़ के चला जाता है क्योंकि उससे कोई चीज बर्दाश्त नहीं है, तो ये सब डिप्रेशन का नतीजा है. डिप्रेशन होता क्या है, या कोई भी जो हम साइकेट्रिक इलनेस शुरू से हम बात करते आ रहे हैं, वो होती क्या है? वो बस हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स हैं. सो डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ सम इम्बैलेंस इन सेरोटोनिन. तो उस सेरोटोनिन को जो है हम एनहांस करते हैं, एक सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या उस तरह की दवाएं दे करके. इसके पहले मैं ये भी बोलूंगी कि क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, तो इस वजह से मैं ये भी बोलूंगी कि पिछला एक क्वेश्चन था कि मेडिकेशंस और थेरेपी, और मैंने कहा था एवरी डिप्रेशन इज नॉट द सेम. हो सकता है मैं किसी को बोलूं कि सिर्फ थेरेपी करो, किसी को मैं बोलूं कि अगर मेडिकेशन इस वक्त नहीं करोगे तो तुम खो दोगे बच्चे को एक हफ्ते में. मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती हूँ एज एन आउट पेशेंट. बच्चा आज घर नहीं जा सकता है, उसको एक सेफ एनवायरमेंट में रहना है, हॉस्पिटल में रहना है. सो एवरी डिप्रेशन इज डिफरेंट, और हर डिप्रेशन का इलाज डिफरेंट होगा, हर डिप्रेशन का मैनिफेस्टेशन डिफरेंट होगा. सॉरी, निगार अजीम साहिबा फिक्शन राइटर हैं बड़ी, और हम लोग की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, सलाम कह रही दिल्ली से, और कह रही बड़ी अच्छी मुलाकात है आज, अच्छी बातें हो रही. बहुत से नए दोस्त भी शामिल हुए हैं, मगर उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि वो कौन है और कहाँ हैं. तो हुजूर वाला जो भी आए झरोके से बाहर, तो जरूर बताए कि कहाँ से आप देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं. महमूद मुझे अहमद लगता आपके है पड़ोसी लॉन्ग आइलैंड से देख रहे हैं या न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और कह रहे हैं संगीता एंड महमूद आर वाचिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क. वी आर ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूएबल नीडेड इंफॉर्मेशन जावेद भाई, और थैंक्स टू यू एंड योर लवली गेस्ट. महमूद भाई, हमने आसिया कबीर साहिबा को इसलिए बुलाया कि हमारे न्यूयॉर्क के जितने दोस्त हैं उनको जरूरत पड़ेगी तो वो टोरंटो क्यों आए, न्यूयॉर्क में सर्विसेज अवेलेबल है, तो आप इनसे कांटेक्ट वहां कर सकते हैं. थैंक यू महमूद भाई. और अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, आपका एक आपकी फील्ड रही है ऑटिज्म की, बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी कुछ बात हो जाए कि आपने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी काम किया है, कुछ उनके बारे में आपका तजुर्बा क्या, वो बताएं. जी जी. तो लोग ऑटिज्म बोलते हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं, तो मैं एक बार ये वर्ड क्लैरिफाई करना चाहूंगी. जो डायग्नोसिस का वर्ड है वो और आप सब लोग गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो टर्म है वो 5 साल पहले डिफरेंट था और फिर हम लोगों ने इसको मॉडिफाई किया. तो मॉडिफाई किया. सही वर्ड, सही डायग्नोसिस अब है
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि हमें लगा कि ये वर्ड स्पेक्ट्रम हमें उसमें डालना बहुत जरूरी है। जब मैं हमें बोल रही हूँ, मेरा मतलब है जो टीम डॉक्टर्स। साइकाइट्रिस्ट थी जिन्होंने 5 साल इस चीज पे काम किया। सो स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटेंस लेवल हो सकता है, जिसमें लेट्स से बच्चा नॉन वर्बल हो, म्यूट हो, कोई भी वर्ड्स ना बोल सकता हो, अग्रेसिव हो, अपनी 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 डिमांड्स ना बता सकता हो। और एक और स्पेक्ट्रम में एक तरफ ये आते हैं बच्चे जो बहुत वर्बल होते हैं, एंड उनको एस्पर्जर्स डिसऑर्डर किड्स भी बोलते हैं। पुराना टर्म है, अब हम यूज नहीं करते, एस्पर्जर्स। ये जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़हीन होते हैं। मूवी का शायद नाम ठीक से मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तारे ज़मीं पे। तारे ज़मीं पे। उसको मैं नहीं बोलूंगी, मैं ज्यादा, मैं उसमें डिसलेक्सिया था। दानिश भाई, मेरे ख्याल से ऑटिज्म नहीं, सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रही हूँ उसमें। लेकिन एक और जो रेन मैन थी, टॉम रिंग क्रूज, मैन, बेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। डिपिक्शन ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। उसमें अगर आपको याद है कि वो कोई कैलकुलेशन देता है पैसों का, और वो बैठे बैठे इतने बड़े बड़े वो मैथ्स के कैलकुलेशंस कर देता है, उसका भाई जो ऑटिस्ट होता है। ये लोग म्यूजिक बहुत अच्छा बजा सकते हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, दे डू एक्सेलेंट, लाइक घंटों का काम मिनटों में वो कर देते हैं। वो उनका लेवल बहुत एडवांस्ड होता है। बहुत वर्बल होते हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो डेफिसिट उसमें उनमें बस ये होती है सोशल स्किल्स की। आई कांटेक्ट नहीं होता है, आपके सोशल क्यूज नहीं समझ पाते हैं। अगर आप कुछ मजाक कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आप कुछ सीरियस बोल रहे हैं, आपका वो इमोशनल लेवल नहीं मैच कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो स्पेक्ट्रम होता है ये। मैंने जो काम किया जिस क्लिनिक में, दानिश भाई, 2 साल, मैंने 1.5-2 साल काम किया, और मुझे क्लिनिक छोड़नी पड़ी क्योंकि बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस मुझे मूव करना था, स्कूल एंड हाउसिंग एंड सब कुछ मेरा मूव हुआ, लोकेशन मूव हुई, इस वजह से मैंने छोड़ा। लेकिन वो इतनी इंटेंस पॉपुलेशन है कि डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं बहुत साल, मतलब एक प्रोलॉन्ग टाइम उस पॉपुलेशन से काम करने में। मैं इस लिहाज से ये कह रही हूँ कि हम भी परेशान हो जाते हैं कि हम इन बच्चों को पूरी सही तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो उन पेरेंट्स को देखिए जिनके पास इतना पेशेंस होता है। वो अपने मैंने बहुत सीखा उस दौरान, मैंने उन पेरेंट्स से बहुत सीखा, पेशेंस और अपने बच्चों को ठीक से समझना, अपने बच्चों के लिए एडवोकेट करना, मैंने बहुत सीखा उनसे। सब अहमद रजा साहब देख रहे हैं लॉस एंजलिस से, और आपको सलाम कह रहे हैं। और जो जो दोस्त आते जा रहे हैं ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा साहब, मैंने ऑटिज्म वाली बात इसलिए भी की कि मैं आजकल ऑटिज्म की अवेयरनेस पर एक एंथोलॉजी तरतीब दे रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा ड्रामा बड़ा क्लिक किया है, और वो तकरीबन 12 या 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में उसका तर्जुमा हो चुका है। और मेरी छोटी सी एक कोशिश थी अवेयरनेस के लिए, मगर हमारे लोगों में इसकी अवेयरनेस है, पेरेंट्स में। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि वो ड्रामा मैंने यूट्यूब पे देखा, दानिश भाई, और आपको पता ही है कि हमने जो भी रिसेंटली मैगजीन बनाई है मेरे अलीगढ़ एलुमनाई फंक्शन में, सर सैयद डे में, तो एक मैगजीन में भी आपका आर्टिकल हमने उसमें छापा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस कंट्रीब्यूशन के लिए और अपना अपना ये मैसेज बढ़ाने के लिए। ये मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, एक और बात आपके उस काम पर। यूट्यूब पे मैंने उसको 2-3 बार सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारे बॉलीवुड मूवीज में भी, इनफैक्ट हॉलीवुड में भी, वो कभी कभी ऑटिज्म को डिपिक्ट करते हैं बहुत ही बुरे तरह से। अगर एक पेरेंट हो जो जानता हो कि ऑटिज्म क्या है, उसको देख करके परेशान हो जाता है कि क्या मैसेज दे रहे हैं आप। वो जोर जोर से हकलाना, एग्जैजरेटेड लाइक मूवमेंट्स, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने जो है, मुझे मतलब वो पढ़ करके और एज अ साइकाइट्रिस्ट मुझे समझ में आया कि आपका जो छोटा सा ड्रामा है 4-5 पेजेस का, उसमें आपने कितनी रिसर्च की होगी, और अगर रिसर्च की भी तो आपने कैसे समझ लिया इसको बिल्कुल सही। वो जो आपने उसमें माँ दिखलाई है, मेरा रजी ऑटिस्टिक है, सो उसमें जो आपने माँ दिखलाई है, माँ वेरी पेशेंट, वेरी पॉजिटिव, अपना काम करती रहती है, साथ में शी हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ व्हाट द किड नीड्स। बच्चा थोड़ा परेशानियां कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है, माँ को भी परेशान कर रहा है, सो वो बहुत पॉजिटिवली
उसको मैं ये नहीं कहूंगी कि वो उससे प्यार ही करती रहती है स्वाद, हाँ बहुत प्यार करती है, लेकिन साथ में उसको बाउंड्रीज और लिमिट्स भी बताती रहती है, वी डोंट डू दिस बेटा, बहुत ही सही तरीके से। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज स्प्रेड करने का। ऑटिज्म के सिलसिले में मैं ये बोलूंगी कि उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो है सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज। पेरेंट्स जितना एडवोकेट कर सकें सर्विसेज हो सकते हैं, स्कूल में आपको स्मॉलर क्लास चाहिए, सर्विसेज हो सकते हैं कि अगर एग्रेशन बहुत ज्यादा है या डिप्रेशन बहुत ज्यादा है जो हर ऑटिस्टिक बच्चे में नहीं होता, तब उसे हो सकता है दवाएं चाहिए उसके लिए। और और सर्विसेज में ये हो सकता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्चुअली न्यूयॉर्क में हम ये देखते हैं वो सर्विसेज में भी लाइक, और शहरों में नहीं और मुल्कों में भी नहीं, कि ऐसे खास प्ले स्टेशंस हो, प्ले एरियाज हों जहाँ पे स्टाफ आएंगे और आपके बच्चे को वंस अ वीक एवरी सैटरडे सेम काइंड ऑफ पॉपुलेशन को कहीं ले जाएंगे किसी अम्यूजमेंट पार्क या वहां पेरेंट्स को जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस स्टाफ को जानते हैं, 4-5 स्टाफ जो है ग्रुप ऑफ 20 किड्स उनको ले जाएंगे, बिकॉज उनकी भी तो लाइफ है, उनको भी एक रिक्रिएशन चाहिए। तो बहुत तरह की सर्विसेज, और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो एडवोकेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बैक होम जैसे इंडिया में या और वैसे मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज में पेरेंट्स क्या एडवोकेट करें जब वो सर्विसेज हैं ही नहीं। हाँ हैं, दिल्ली में कुछ हैं, बॉम्बे में कुछ हैं, लेकिन जो छोटे शहरों और गांव में वो क्या एडवोकेट करें। तो मेरे ख्याल से उस सिलसिले में आपका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दानिश भाई, जिस तरह से आपने कॉमन मैन्स लैंग्वेज में आपने वो बात जाहिर की। ये मुझे अभी तो हंसी आ रही, मैं बताऊं कि 2-3 साल हो गए ये प्ले लिखे हुए, और एक दोस्त के बेटे को ऑटिस्टिक देख करके हमने ये लिखा था। मगर ये लिखा तो हमने एक सिटिंग में बैठ के कि एक 12 मिनट का प्ले है रिकॉर्डिंग, मगर उस रिकॉर्डिंग में मुझे 2-3 घंटे लगे। इन बिटवीन आई क्राइड, और फिर रोक दिया और फिर किया। तो जो रिकॉर्डिस्ट था वो परेशान हो गया कि भैया तुम क्या लिख कर ले आए हो, जब तुम खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो लोगों का क्या हाल होगा। तो आई वॉज वेरी इमोशनल, और फिर उसको हमने फिर उसे रिकॉर्ड कराया। तो मेरे ख्याल में वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी, यूट्यूब पे मौजूद है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो इसे देखें। आवारगी विद दानिश के उस पे है एक सवाल, हमारे हाशिम मोहम्मद भाई कोलकाता से देख रहे हैं और जर्नलिस्ट हैं और सलाम कह रहे हैं। नजमुन निसा साहिबा ने ये नहीं बताया कि कहाँ से देख रही हैं। और इन एन एक्सक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम when there is a special child with some issue, what is the role of facilitator as well as the other peers in the class? How can he be guided and student deal with a particular child? मोहतरमा, ये सवाल का जवाब आपने देर से ज्वाइन किया है। डॉक्टर आसिया ने इसका सवाल डिटेल से इसका जवाब दिया है, और आपको एक बार इसे इंटरव्यू को फिर से देखना होगा। यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड करूंगा कि मेरे ख्याल में आपने इसके सवाल का जवाब दे दिया है। जी, तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और आइए साहब, अब ये बड़ी गाड़ी बातें, बहुत ही ये इंफॉर्मेशन और जानकारी वाली बातें तो हुई, और इससे पहले के और भी नए लोग आ रहे हैं, मगर उन्होंने बताया नहीं कि अभी बचपन में आप पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया करती थी बहुत, और आप तस्वीरों से ही पता, अब आप खुद करती हैं। क्या मेंटल हेल्थ के लिए ट्रैवलिंग जरूरी है, जिसे मैं आवारगी कहता हूँ? आवारगी तो बहुत सारी चीजों में चाहिए। आवारगी चाहिए आपको इन अ सेंस ऑफ फ्रीडम में, इंडिपेंडेंस में, चाहे आप दूसरे मुल्क ना जाएं लेकिन आप अपने घर में इंडिपेंडेंट हो। एक आवारगी का एक सिलसिला आपके घर में अपने साथ हो, तो उसकी बहुत जरूरत है। सो इन दैट सेंस मैं ये कहूँगी कि खुश रहने के लिए मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चर और रूटीन की जरूरत होती है। रूटीन जो है, आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, आपने नैप नहीं लिया, आप सिर्फ रात में सोते हैं। आप कुछ चोर्स जो होते हैं, लॉन्ड्री है, उसका आप एक रख दें कि मैं एक हफ्ते ना कर पाया तो 2 हफ्ते में कर लूंगा, ये ना कि 2 महीने हो जाएं। तो कुछ स्ट्रक्चर्ड चोर्स हुए, और कुछ अनस्ट्रक्चर टाइम आपके लिए, मतलब फ्री टाइम जिसमें हमने कुछ नहीं सोचा हमें कुछ करना है,
कुछ भी कर लिया उस वक्त, वॉक ले ली, म्यूजिक सुन ली। तो ये सब चीजें आप एक आवारगी के सेंस के साथ अपने घर में कर सकते हैं। फिर आप आवारगी दुनिया में भी कर सकते हैं, नई नई जगहें देखें। मैं ये कहूँगी कि जब मैं जगहें घूमती हूँ, नई जगह जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो हर चीज को महसूस करना पसंद करती हूँ, और थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेती हूँ कि देखती हूँ कि दूसरे लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था उस जगह के लिए और मुझे क्या लग रहा है, और कभी कभी वो सेम होता है, कभी डिफरेंट होता है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है जी। तनवीर खान साहिब आपको सलाम कह रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ से सलाम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो आपने बताई हैं, इसमें एक सवाल ये होता है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, जवान हो या बूढ़ा, आजकल स्ट्रेस में हर एक मुब्तला है, क्या किया जाए? स्ट्रेस जो है, मेरे पास कुछ वर्कशीट्स हैं, मैं उसमें से कुछ, अगर आपकी इजाजत हो मैं तो मैं कुछ पढ़ करके सुना दूं। बिल्कुल। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, सेफ्टी कंसर्न्स हो रहे हैं, आपको लग नहीं रहा कि मैं कल रहूंगा ना रहूंगा, तो प्लीज आप किसी से मदद मांगे, जो आपके बगल में बैठा है उससे मदद मांगे, ठीक है? किसी से बात करें, वो डॉक्टर हो या आपका अपने फैमिली मेंबर हो। यूएस के लिए मैं ये बताऊंगी कि एक यहाँ पे हॉटलाइन है 988, 911 तो सब जानते हैं, आप उसको भी कॉल कर सकते हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 988। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि इस वक्त आप क्या करो। यू नॉट फीलिंग गुड, तो वो बहरहाल इस तरह की बातें करते हैं कि आपके घर में कोई और है तो उसको भी बुला लो, उससे हम बात करते हैं वगैरह। तो 988 इज अ नंबर। मैं ये बताऊंगी नॉट जस्ट यूएस के लिए बट सबके लिए कि दो तीन वेबसाइट्स मुझे बहुत पसंद हैं, जिसमें हम तो कुछ ही थोड़ी सी चुनिंदा यहाँ बातें कर पाए, लेकिन आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये इंटरव्यू सुन के अगर आपके जहन में और क्वेश्चंस उठे हैं तो प्लीज आप एक साइट है NAMI.org, उसको देखें। एक और है मेरा फेवरेट वेबसाइट है NIMH.org, वो देखें। और एक है AACAP.org। मैं, हो सकता है हमारा जो ये आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसके एंड में मैं लिख दूंगी वो वेबसाइट्स। तो प्लीज आप रिसर्च करें इस पे और चीजों को समझें। यहाँ पे रिसोर्सेज भी लिखे होते हैं, इसमें और लिंक्स होंगे कि आप, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस चीज से सफर कर रहा हूँ, तो उसके लिंक्स होंगे कि उसको जाकर के आप समझे कि हाँ मैं सफर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और प्लीज आप किसी ना किसी से बात करें। ये मैं जरूर बताऊंगी, काफी एप्स आ गए हैं आजकल, जैसे काम और हेड स्पेस, और नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो CBT आई कोच। एक और ऐप है माइंडफुलनेस। तो बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। तो आप पॉडकास्ट को आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको सूट कर रहा है, उर्दू के होंगे, इंग्लिश के होंगे, तो आप कौन सा आपको सूट कर रहा है पॉडकास्ट सुने। पॉडकास्ट में ये है कि घूमते टहलते कहीं भी आप उसको सुन लें। एक और चीज होती है कि ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज होती है, उसको, उसका टाइम नहीं है, लेकिन आप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप गूगल करके देख लें। उसमें बहरहाल बहुत स्लोली ब्रीथ करना होता है, बट आप बस जस्ट गूगल करें और या यूट्यूब वीडियो देखें उसका, उससे आपको वो पता लग जाएगा। एक और चीज है जो, जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं और ऋषि मुनि बैठ के किया करते थे, वो हम कर सकते हैं। उसमें आप ये करें कि जो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, आपके घर में कोई भी थर्ड फोर्थ ग्रेड का बच्चा है, उसको बुला के पूछे कि बेटा सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो वो बताया कि पापा वो ईयर्स, नोज, आईज, टंग होते हैं। तो आप, तो जो ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आप चैन से अकेले आप बैठें और आप महसूस करें 3 थिंग्स दैट यू कैन हियर राइट नाउ। आप अभी बोलेंगे मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं है आवाज, ठीक है? इस प्रोग्राम के बाद आप सब ऑफ करके आप सुने, 3 चीजें आपको सुनाई दे ही जाएंगी, चाहे वो आपकी सेल फोन का वाइब्रेशन ही क्यों ना हो। आंखों से आप बिल्कुल चैन से माइंडफुली बैठें, कुछ मिनट बैठें और आप देखें कि क्या 3 चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैसे ही टेस्ट है, आप बैठ करके आप ये याद कर सकते हैं कि सबसे अच्छी चीज, टेस्टी चीज मैंने क्या खाई थी, आइसक्रीम खाई थी या चिकन खाया था, जो भी खाया था, उसको आप रिकॉल करें धीरे धीरे धीरे। वो टेस्ट कैसा था, बिटर था, स्वीट था, मेरे टंग के आगे में था, टंग के पीछे में था। ऑल दीज थिंग्स आर क्या, दीज थिंग्स आर जो ऋषि मुनि करते थे, बैठ करके माइंडफुली बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का और अपने अंदर का पता नहीं है तो बाहर का क्या हम देखेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। करा आज हमारा गला साथ नहीं दे रहा,
आलिया फैज कराची से एक सवाल करें कि ऐसे बच्चों के लिए बाज अफराद या मेहमान बड़ी तकलीफदेह रवैया अख्तियार करते हैं, ये कह करके ये ड्रामा कर रहा है, और बच्चा जो है वो तो लोग बच्चे को नॉर्मल नहीं समझते, जबकि बच्चा हर तरह से नॉर्मल होता है। कुछ बातें या लोग पसंद नहीं होते तो मुकम्मल नफ्सियाती बीमार तो उसको नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है, क्या आप बताइए। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि कोई एज अ साइकाइट्रिस्ट मैं आपको ऐसे कोई 2 जुमले बता दूं जो आप उस गेस्ट को बोल सकें, मेरे पास ऐसा कोई जुमला, कोई आंसर नहीं है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आप, मैं, दानिश भाई, हम सब लोग अवेयरनेस और बढ़ा सकते हैं, बट मेरे पास ऐसा कोई जुमला नहीं है जिससे मैं आपको सपोर्ट कर सकूं इसमें। मोहम्मद काजिम भाई हमारे दोस्त हैं, थिएटर के भी दोस्त हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर हैं, दिल्ली से देख रहे हैं। और निगार अजीम साहिबा कह रही हैं कि बहुत खूब, वाह, अच्छी बातें हो रही। तो जनाब, हमारे कल्चर में ये, चलिए इनसे रिलेटेड सवाल आ गया। हमारे कल्चर में ये होता है कि बीमारी से ज्यादा तीमारदार मार डालते हैं साहब, कि चाहे नजला जुकाम हो या जहनी परेशानी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी इसमें पेश पेश है। इससे कैसे बचा जाए? अब मुझे ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि इसमें से कौन से लोग हैं जो थोड़ा अटेंशन के लिए ये बोल रहे हैं, कौन से लोग हैं जो सच में बीमार हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि अगर आप ऐसे इंसान को जानती हैं, क्योंकि अगर आप वो उनकी फैमिली मेंबर हैं या आप उनके कलीग हैं जॉब पे, अगर उनको आप जानती हैं, ये नहीं कि बस एक मुलाकात हो गई पार्टी में उसने कुछ बोल दिया, अगर आप उनको जानती हैं, यू विल बी एबल टू मेक द डिफरेंस कि ये ऐसी अटेंशन अट्रैक्ट करता रहता है, या काफी लोग हैं यहाँ पे जो, जिनको मैं जानती हूँ, जो अटेंशन के लिए बोलते हैं, हाय मेरे साथ ये, हाय मेरे साथ वो। जी, बट अगर उसको हेल्प की जरूरत है तो प्लीज उसे मोटिवेट करें हेल्प लेने के लिए। निगार अजीम कह रही हैं ऐसे लोगों से बच्चों को महफूज रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। ठीक है। मोहम्मद काजिम सलाम कह रहे हैं अच्छी गुफ्तगू चल रही। तो जनाब, पीस भी जो है बहुत ओवररेटेड मंत्रा है सब, और सुकून कैसे हासिल किया जाए? आप पुरसुकून लग रही हैं, मगर हैं आप पुरसुकून? इट हैज बीन अ जर्नी एंड इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट। तो ओवरऑल आपको लगता है कि आप सेफ हैं, आपको अपने लिए वक्त है, अपने लिए वक्त नहीं है तो चीज़ों को आप आउटसोर्स करें। खास करके मैं लेडीज के लिए ये बोलना चाहूंगी कि उनको ये लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है हर काम करना। नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है हर काम करना। कुछ चीज़ों को आप आउटसोर्स करें, कुछ अपने मियाँओं को आउटसोर्स करें, कुछ चोर्स। बट हम चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, घर भी खूबसूरत रहे, हम काम भी करके आ जाएं, और मैं बच्चे को होमवर्क भी करा दूं और बहुत अच्छी बिरयानी भी बना दूं। इट्स ओके नॉट टू डू एवरीथिंग, प्लीज नो दैट इट्स ओके नॉट टू डू एवरीथिंग। बिल्कुल। मैं हाशिम मोहम्मद भाई कोलकाता से पूछ रहे हैं, नेगेटिविटी को कम करने में आवारगी रोल प्ले कर सकती है क्या? ये तो शायद मेरे ख्याल से आपके लिए ये क्वेश्चन हुआ। हाँ हाँ। मैंने हाशिम भाई, बिल्कुल कर सकती है। इसका जिंदा सबूत ये है कि 159th एपिसोड आज का है। अगर ये रोल प्ले नहीं करती आवारगी तो ये हमारा शो आगे नहीं बढ़ता। और इसका दूसरा सबूत ये है कि आप खुद इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच। हंस भी रहे हैं हजरत ये सवाल करके। ऐसा बच्चा हो या यूथ, हर कोई स्प्लिट सेकंड में कामयाबी चाहता है और सक्सेस चाहता है। सक्सेस 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 है क्या? आप खुद को कामयाब तस्वुर करती हैं? सक्सेस क्या है? देखिए, मेरा जो डेफिनेशन है सक्सेस का वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा बिल्कुल। लोगों से। मेरा पर्सनल सुपरफिशियल, एक मैं बता देती हूँ, सुपरफिशियल मेरा डेफिनेशन रहा है सक्सेस का कि मुझे थोड़ा सा ये भी चाहिए और थोड़ा सा ये भी और थोड़ा सा ये भी। ठीक है, तो उसमें जैसे एक है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अच्छे अच्छे खाने, रेसिपीज नए ट्राई करना चाहती हूँ, बस है मेरा एक एक वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू डू। तो उसका वक्त निकालने के लिए मुझे अपनी जो जॉब है उसके साथ अपने बच्ची को भी हेल्प करना है, बट मुझे इतना भी वक्त निकालना है कि मैं अपना कुछ आर्ट वर्क भी कर सकूं, प्लस मैं खाना भी बनाऊं, कुछ नया ट्राई करूं। तो ये है मेरा सक्सेस का वो डेफिनेशन। अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए डिफरेंट होगा।
तो इन दैट वे आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल, क्योंकि मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, जिसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली और वक्त होना फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने का, और आई हैव अ माशाल्लाह ब्यूटीफुल फैमिली, आई हैव माशाल्लाह अ गुड जॉब, वेरी सपोर्टिव कलीग्स। तो मैं और वक्त भी मिल जाता है चीज़ों को करने का। लाइक आई सेड, आई एम नॉट परफेक्ट, आई डोंट एडवाइज एनीबडी टू बी परफेक्ट। तो उस सिलसिले से मैं सक्सेसफुल हूँ। एक चीज़ मैं ये बोलूँगी, सक्सेसफुल किसी इंसान को अगर आप देख रहे हैं जूम पे 45 मिनट्स की मीटिंग में, उसके पीछे एक चीज़ होती है परसिवरेंस। और बहुत फेलियर्स हुए हैं लाइफ में, लेकिन वो फेलियर्स लास्ट करें, अच्छा ये एग्जाम फेल हुआ तो वो 3 महीने बाद ले लो और फलाना ठिकाना, ठीक है, दोस्त से लड़ाई हो गई, बड़े गहरे दोस्त, उस तरह की बहुत सारी चीजें आई गई हैं। दैट्स परसिवरेंस। आप बस ये याद रखें, सबके साथ होता है। और अगर आप आगे स्ट्रीम की फ्लो में आगे फॉरवर्ड बढ़ते रहे, कभी कभी ठहर गए लेकिन पीछे ना चले गए मीलों, आगे बढ़ते रहे, कभी पॉज किया, आगे बढ़ते रहे, दैट्स परसिवरेंस, एंड दैट्स आई थिंक द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छी बात। शिराज मुश्तबा कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन फॉर 159 एपिसोड, मेनी मोर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर। और देखिए साहब, आज तो कमाल हो गया, श्रीलंकन कल्चरल एसोसिएशन भी देख रहा है आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इनको मैं तमिल वालों को बाद में समझाऊंगा कि ये प्रोग्राम क्या था तो और ये तनवीर खान साहब कह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नौजवान। हर नौजवान जो है यही उनका मिजाज बन गया है कि कामयाबी जल्दी चाहिए और जल्दी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है कि हमारे यूथ जो है। तो अभी बात हुई थी आपकी रेसिपीज की और उसकी, तो वो खाना बनाने का तरीका तो मैं बाद में पूछूंगा। ये बात दोस्तों को बताता चलूं कि यू आर अ पेंटर ऑल्सो, इसमें हमने बात नहीं, क्योंकि बड़े सवाल हो रहे थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी एक तस्वीर भी बनाई हुई दिखाई हमने दोस्तों को कि पेंटिंग का सिलसिला कैसे है, ये आपने सीखा या खुद से ही करते, कैसे? बचपन में एक कागज लेते थे, कुछ पेंसिल्स लेते थे और बैठ जाते थे, बस यही है। अम्मी ने देखा कि अच्छा पेंटिंग करती हूँ तो बहुत एनकरेज किया। बस पढ़ाई करते थे, किताबें पढ़ते थे, वो एनिट ब्लाइटर्स और अगाथा क्रिस्टी, और पेंटिंग करते थे। अभी दानिश भाई, जब मैं जिक्र करूं कि अभी जो मैं एफए और आनी के साथ मैं काम कर रही हूँ, विच इज बेसिकली हमारा अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन, और दानिश भाई आप भी अलीगढ़ के हैं, मैं भी अलीगढ़ की, तो हमारा ये रिश्ता है। तो मैं अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन में जो काम कर रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, सोशलाइजेशन हुआ उससे, लोग मिले, बहुत ही इंकरेजिंग लोग मिले। आर्ट के सिलसिले से मैं ये कह रही थी कि उसमें कुछ जो मैगजीन्स मैंने डिजाइन किए, जो मैं आपको मेल करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते, तो उस चीज वो उस मैगजीन ने मुझे एक मौका दिया थोड़ा आर्ट वर्क करने का, अपनी आर्ट डालने का। ये आर्ट वर्क बड़ा थेरेप्यूटिक था मेरे लिए। तो कुछ कुछ लोगों के लिए कि आपके लिए लिखना थेरेप्यूटिक है, किसी के लिए म्यूजिक थेरेप्यूटिक है। पीछे जो ये है तस्वीर जो है, वैसे ये पेंटिंग नहीं है, बट ये ब्रुकलिन ब्रिज है, और ये एक फोटोग्राफ है जो हमारी बेटी ने लिया था। अच्छा। काफी डांट पड़ी थी उनको, क्योंकि उनको देर हो गई थी वापस आने में, लेकिन वो तस्वीर मैंने करके लगाई जी। तो आप लोगों को जो पसंद है, मैंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताई, स्ट्रेस बस्टर्स जो थे, एप्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फलाना ठिकाना, बट उसमें जो आपकी हॉबी है, जो आपको दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने साथ करते हैं, अपने लिए करते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वाह, अच्छा साहब, आलिया फैज आज बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, डिनर विनर खा के आई हैं लगता है। दानिश भाई, बेशक आवारगी दानिश बहुत खूब सफर कर रहा है, एक शाहीन की तरह। महवे परवाज है, दुआ है और ऊंची उड़ान भरे, आमीन आमीन। शुक्रिया आलिया फैज साहिबा। और जनाब, तो ये तमाम बातों के साथ ये बताइए कि जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स?
रिग्रेट्स ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर तो मैं बन गई क्योंकि साइंस और मेडिकल स्कूल में आ गई, बट बहुत ख्वाहिश थी चीजें लिखने की और पेंटिंग करने की। तो अभी ये रिग्रेट है जो मेरे ख्याल से उसको ठीक किया जा सकता है। एक बुक लिखने का बहुत शौक है, किस चीज पे, जरूर। आइडियाज बहुत हैं। जी जी जी। इंशाल्लाह आई हैव टू टेक आउट अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट डूइंग दैट। वंडरफुल रिग्रेट, बहुत अच्छी चीज है। आप जरूर जरूर लिखिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। एंड यूल बी अ गुड राइटर, आपके पास मवाद बहुत है और इसको आप कागज पे ले आइए। तो मोहतरमा डॉक्टर आसिया कबीर साहिबा, साहब ये आपके नाम के बारे में बात नहीं हुई। वाकई नाम जो था वो साइकेट्रिस्ट वाला भी होना चाहिए, क्योंकि कबीर जो है वो सुकून और वो देने वाली चीज है। मगर ये ज्यादातर ये एक राइटर का नाम ज्यादा सूटेबल है जी साहब। तो आपके नाम के साथ जब ये लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलते चलते तजीन बेग साहिबा कह रही हैं, ग्रेट कन्वर्सेशन मच नीडेड इन दिस डे and age, especially during the mental awareness month. Thank you, Danish Sab. और and Asia, very well articulated, Asia, proud of you. Tazeen and Irfan Beg, Long Island, New York. तो चलिए साहब, आपकी एक दावत तो पक्की हो गई तजीन साहब की यहाँ। तो जब हम न्यूयॉर्क आएंगे तो हमें ले चलिएगा तजीन साहबा की यहाँ। तो थैंक यू सो मच, वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट। और तनवीर खान साहब पटना से देख, यू आर प्राउड ऑफ पटना आसिया मैम। शेर साहब, पटना के गांधी मैदान में बहुत जल्द आपका मुजस्समा लगने वाला है और तनवीर खान साहब ने आपको कह दिया कि इज वेरी प्राउड। और सिर्फ पटना वालों को नहीं भाई, हम सबों को, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आसिया। और बहुत काम कर रही हैं और न्यूयॉर्क में भी बहुत काम कर रही हैं पूरे। वी आर प्राउड बिकॉज हम अलीग हैं। एंड मनीजा कह रही हैं कि प्राउड ऑफ यू, सच गुड थिंग्स यू हैड टू से। वाह। तो मनीजा ने भी कह दिया कि साहब ये आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगी कौसर उस्मानी भाई कह रहे हैं वेरी हेल्पफुल प्रोग्राम, कंग्रेचुलेशन आसिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अली, आपके बहाने। देखिए साहब, आपका शुक्रिया इसलिए आसिया कबीर साहिबा के अलीगढ़ के जितने खलीफा हैं, जितने उस्ताद दोस्त हैं हमारे, वो सब के सब आज आए हैं और सब बड़ी तारीफें कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं आपको। तो मोहतरमा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना थेरेपेटिक वक्त दिया, बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका भी दिया। कोई अहम बात रह गई हो तो आप बिला तकल्लुफ बता सकती। मेरे ख्याल से मुझे बस यही बताना था कि द कन्वर्सेशन डज नॉट एंड हियर, और इस कन्वर्सेशन के बाद लोगों को लगे कि आसिया आपने आंसरों से ज्यादा मुझे क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो इसलिए मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बता दी थी और मैं लिख दूंगी कमेंट्स के नीचे अगर आपके पास और क्वेश्चंस हो बहुत अच्छा। मैसेज वगैरह के बारे में। तो ऐसा दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबे की शब, सैटरडेज आपकी रात और हमारे दिन, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों को और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को भी आवारगी पे रागिब किया करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह और चराग से चराग तादेर रोशन हुआ करता है। तो आज कम से कम 5 लोग जो नए आए हैं, 6 लोग, उनको चाहिए उनका रिलीजियसली जाकर के आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करें और सवाब दाराइन हासिल फरमाएं। बहुत सवाब का काम है। अगले हफ्ते हमारी मायानाज मेहमान होंगी न्यूयॉर्क की शाहीन उस्मानी साहिबा। आप ब्रुकलिन ब्रिज में पढ़ाती भी हैं और राइजिंग बियॉन्ड द सिटीजन सीलिंग टॉक शो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसकी होस्ट भी हैं। और राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग बहुत ही अच्छी सीरीज है मुस्लिम खवातीन की, ये न्यूयॉर्क चैप्टर की एक बहुत ही अच्छी किताब भी आ रही है, वो भी देख रही हैं। तो उनसे मुलाकात भी बड़ी अच्छी होगी, आप ज़रूर आइएगा। और जनाब, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो हजरात, आप रुकिएगा हुजूर, और 1 सेकंड मैं रैप अप कर दूं।
दोस्तों एक बार फिर मैं सलाम भाई की ये किताब बीइंग मुस्लिम इन हिंदू इंडिया, ये इसे ज़रूर ख़रीद कर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। सलाम साहब एसोसिएट एडिटर हैं दी हिंदू के, बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर भी है, और बहुत सारी किताबें हैं जिया भाई की। मैं यहाँ रखा हुआ था, अभी बता दूं कि जनाब जो लोग नहीं जानते जिया सलाम को, वो जान लें कि उनकी दूसरी किताबें जो हैं, शाहीन बाग, निकाह हलाला, वुमेन इन मस्जिद एंड लिंच फाइल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और आज ये जो नवंबर में आने वाली है ये किताब बीइंग मुस्लिम इन हिंदू इंडिया, इसको ज़रूर ख़रीदें। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, और कुछ डिस्काउंट्स भी आपको मिलेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिया भाई, ये आपकी बड़ा काम आपने किया है। तो हजरत, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। और ये जनाब दोस्तों खुशबाश, नवाजिश करम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। एक सेकंड रुके, ये जनाब